हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। उम्मीद है कि इससे पहले वाले अपने बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको कराए हुए आपने देखा होगा, और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमने आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो। ठीक है, पोषक तत्व से रिलेटेड इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाया था, उसमें तत्व नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ पौधों में पोषण के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने उस वीडियो में बोला था कि एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि छोटे से वीडियो में मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर आप अभी तक पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की बात करें तो जो पौधे होते हैं वो अपने विकास के लिए, अपने वृद्धि के लिए अलग अलग तरीके से पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पौधे जो हैं वो जड़ द्वारा भूमि से पानी, यानी पौधे जो होते हैं जड़ द्वारा भूमि से पानी लेते हैं एवं पोषक तत्व लेते हैं, राइट। कहाँ से लेते हैं? तो भूमि से पानी एवं पोषक तत्व लेते हैं। अगर वायु से बात करें तो वायु से कार्बन पोषक तत्वों के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं कि वातावरण में जो मौजूद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पश्चात हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि वायु से कार्बन पोषक तत्व यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर के अपना विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं, यानी उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरत होती है उस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल ये लोग करते हैं, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के अंतर्गत आता है कि आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण, यानी पोषक तत्वों का आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। जैसे यहाँ पे 3 भागों में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है मुख्य पोषक तत्व, दूसरा होता है गॉड या फिर उसको हम लोग द्वितीय पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, और एक तीसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्वों से रिलेटेड ही। सूक्ष्म पोषक तत्वों में मतलब उनके कारण, उनके कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, बेसिकली यही प्रश्न एग्जाम्स में पूछ जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन इसमें जो जो महत्वपूर्ण है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मुख्य पोषक तत्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत बेसिकली 3 तत्वों को रखा जाता है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम आता है। ये 3 आपका हो जाता है मुख्य पोषक तत्व के रूप में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। यानी किसी भी जो पौधे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम की ज़रूरत होता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कि गॉड पोषक तत्व, गॉड या फिर इसे हम लोग द्वितीय पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय पोषक तत्व जिसमें हम देखते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर यानी गंधक, राइट। उसी तरह से तीसरा पॉइंट आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें हम देखते हैं लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, अलग अलग जो तत्व हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से, यानी कि बहुत कम मात्रा में आवश्यकता तो होती है लेकिन ज़रूरत भी है, मतलब कि आवश्यकता है लेकिन कम मात्रा में चाहिए ही चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात करें कि पौधों के समान विकास एवं वृद्धि हेतु कितने प्रकार के आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान रखना है टोटल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यानी टोटल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि के लिए, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और जो भी चीज़ें बताई गई उनको ध्यान में रखेंगे, राइट। अब आता हमारा जो कि यहाँ पे देखिए बात कर रहे थे ना कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। तो सबसे बेसिकली बात करें कि हम लोग नाइट्रोजन के बारे में, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन सभी जीवित ऊतकों यानी जड़ हो गया, पौधे के जो भी जड़ है, तना है, पत्ती है, उनके वृद्धि और विकास में सहायता ये प्रदान करता है। नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण, मतलब पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। सभी जीवित ऊतकों यानी जड़, तना, पत्ती के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। साथ ही साथ पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं, पत्तियों वाली सब्जियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए। ये ध्यान रखना है कि पत्ती वाली सब्जियों के लिए
अति आवश्यक है, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको जब बताया था पौधों में पोषण के बारे में, जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे किस टाइप के पौधे उगते हैं, तो मांसाहारी पौधे उगते हैं, जिसे हम लोग घटपर्णी या फिर घटपर्णी हो गया, पिचर प्लांट के नाम से जानते थे। तो ये तरह के सैंड क्या था एक इसी तरह से नाम था, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो सब पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी जहाँ जिस भूमि में रहती है वहाँ पर उगते हैं, मांसाहारी पौधे के रूप में हम जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोसिस एक्चुअली होता क्या है, तो बेसिकली पौधों में अगर प्रोटीन की कमी होने लगे, नाइट्रोजन की, जैसे नाइट्रोजन की कमी होगा तो पौधे में बहुत सारी कमियां होने लगती हैं, जैसे पत्तियों का पीला पड़ना हो जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्लोरोसिस के नाम से जाना जाता है, क्लोरोसिस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन पौधों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें फॉस्फोरस के बारे में, तो फॉस्फोरस के लिए थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या है कि फॉस्फोरस के वर्धनशील अग्रभाग, यानी पौधों के अग्रभाग, बीज और फलों के विकास के लिए, फलों के विकास हेतु ये आवश्यक होता है। जैसे कि पौधों के अग्रभाग, बीज और फलों के विकास हेतु ये आवश्यक है। साथ ही साथ पुष्प के विकास में, यानी जो पौधों के फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उसके विकास के लिए ये पोटासियम हमारा फास्फोरस हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए अति आवश्यक होता है। जड़ों के विकास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अमीनो अम्ल का अवयव माना जाता है फास्फोरस को। तो ये सब कुछ इसके अंतर्गत रखना है। क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि नहीं कोशिका विभाजन के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फास्फोरस आवश्यक होता है कोशिका विभाजन के लिए। जो पौधों में तत्व होना चाहिए, आवश्यक तत्व होना चाहिए, वो फास्फोरस होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो एग्जाम्स में घुमा करके पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पुष्प के विकास के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है, ऐसा नहीं कहेंगे। पुष्प के विकास के में सहायता जो प्रदान करता है वो फास्फोरस होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा पोटासियम। तो देखिए, पोटासियम के अंतर्गत देखें तो ठंडे और बादल युक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में वृद्धि करता है, जिससे पौधों में ठंडक और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में सहन करने की जो कि क्षमता को बढ़ाता है पौधों में। ठंडे और बादल युक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि नॉर्मली देखिए बात का मतलब क्या हो रहा है कि बादल युक्त मौसम यानी पूरी तरह से जो प्रकाश नहीं मिल रहा, सूर्य का प्रकाश तो नहीं मिल रहा, बादल युक्त मौसम है, तो उस टाइप के मौसम में भी पौधों को प्रकाश के उपयोग में वृद्धि प्रदान करता है। मतलब उसमें ऐसा शक्ति क्षमता उनको देता है पौधों को कि वो उस मौसम में भी अपने को स्टेबल कर सके, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्व कर सके, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा समझ सके। पौधों में ठंडक और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी अगर किसी भी तरह का डिफ़िकल्टीज पौधों को देखने को मिलता है तो उसमें सहन करने की जो क्षमता होती है, थोड़ा बहुत सहने की जो क्षमता होती है, वो पोटासियम के कारण ही आता है। तो ये बस सबको समझना है, इस लाइन का अर्थ यही था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में पोटासियम मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण होता है, आपको पता है ना कि पादप में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम के कारण, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल माना जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण और इनकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है कौन? तो वो आपका पोटासियम है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सभी पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिए, कौन से चीज़ कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर पूछा जाए कि बताइए कि पुष्प के विकास में कौन सहायता करता है, पोषक तत्व कौन सा होगा? तो क्या कहेंगे आप? ये फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। उसी तरह से सब कुछ आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्स में घुमा कर के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है पौधों में पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं। बेसिकली बहुत सारे रोग होते हैं पौधों में, लेकिन जो बार बार पेपर में रिपीट होता है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और बाकी आगे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखा दूंगा, उनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है। पूछा जाता है कि बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है?
तो जस्ता के कमी कारण, पौधों में जस्ता की अगर कमी आ जाएगी तो वहाँ पे बैंगन में, यानी बैंगन के अगर पौधों में जस्ता की कमी आती है तो लिटिल लीफ रोग होता है। आम में भी लिटिल लीफ रोग होता है। उसी तरह से नींबू में 2 प्रकार के रोग देखने को मिलता है। नींबू में पहला तो नींबू का डाइबैक रोग और दूसरा होता है आपका लिटिल लीफ रोग। तो नींबू का डाइबैक रोग या फिर लिटिल लीफ रोग, ये दोनों कॉपर यानी तांबा की कमी के कारण होता है, राइट। इसके बाद हमेशा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका यही है कि धान का खैरा रोग, धान का जो खैरा रोग होता है वो पौधों में किस तत्व के कमी के कारण, तो जस्ता के यानी जिंक की कमी के कारण होता है। ये इसके याद रखेंगे, धान का खैरा रोग जस्ता या फिर जिंक की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग जो रोग होता है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, वो बोरॉन की कमी कारण, ब्राउनिंग बोरॉन थोड़ा सा नाम एक जैसा लगेगा, याद रख सकते हैं। मटर में मार्स रोग, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी कारण, यानी देखिए मटर म से मैग्नीज भी म है और आपका मार्स रोग भी म है, तो ये थोड़ा सा याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से आता है जैसे कि लीची का जो पत्ती होता है वो पीला पड़ना होता है, वो किस कारण होता है, तो वो आपका पोटासियम की कमी के कारण होता है। इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे कि एक होता है आपका जैसे ऑक्सीजन की अगर भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होता है तो आलू में भी एक रोग होता है। तो तमाम तरह के रोग होते हैं, लेकिन बेसिकली जो बार बार पेपर में रिपीट हुआ है अब तक वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बाकी चीज़ों के लिए आप स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाया जा रहा है आप इस पिक्चर को अच्छे से ध्यान रखिए, वो याद रखना है, ठीक है, सब कुछ याद रख लीजिए। आई होप कि फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो पादप में आवश्यक जो पोषक तत्व से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो इससे ज़्यादा आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिए, अच्छे से एक बार 2 बार रिवीजन करते रहिए। जब भी पेपर देने जाए आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ करके जाइए। छोटा छोटा वीडियो है, ज़रूर हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा, मेरी ये गारंटी है, क्योंकि इस पॉइंट्स में यानी इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर करता हूँ जो एग्ज़ाम्स के लिए रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम चलते हैं ऑफिस। थैंक यू सो मच।